मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के हमारी चर्चा का विषय है भारतीय प्रशासनिक मान्यताएं। भारत में विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात जिन प्रशासनिक मान्यताओं का उदय हुआ है, विकास हुआ है, वह किस प्रकार की हैं, या जो हमारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है वो किन मान्यताओं के आधार पर कार्य करती है। मान्यताएं बेसिकली समाज में समुदाय अथवा समूह के वे मूल्य एवं मानदंड होते हैं जो उस समूह के आचरण को निर्धारित करते हैं तथा इन्हीं आचरण के आधार पर ये समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें जो समुदाय होते हैं उनके कुछ जो अपने मूल्य हैं, अपने आचरण हैं, वो उसके आधार पर जो कार्य करते हैं या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, जो उनके व्यवहार में दिखलाई देते हैं, उसे उस समाज की मान्यताएं कहा जाता है। अगर इसको हम परिभाषा के आधार पर देखें तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार किसी समुदाय अथवा संस्कृति की जो विशेषताएं होती हैं उनको मान्यताएं स्पष्ट किया गया है, अथवा किसी समूह या समाज के मूल्यों के में जो मूल्यों की संहिता अगर हम कहें उसको मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इस प्रकार से जब सामाजिक मान्यताएं होती हैं, समुदाय की मान्यताएं होती हैं, तो उसी प्रकार से समुदाय में क्रियाशील प्रशासन की भी अपनी मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं के आधार पर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। अगर प्रशासन के संदर्भ में हम मान्यताओं की बात करें तो प्रशासन में भी आचरण के लिए ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर जो लोक सेवक होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो उनके माध्यम से प्राप्त करते हैं तथा ये विशेषताएं ही उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। अर्थात उस प्रशासनिक व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं, जो उनके मूल्य होते हैं, उनके आधार पर जब लोक सेवक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसे उस प्रशासन की प्रशासनिक मान्यताएं कहा जाता है। प्रशासनिक मान्यता को अगर इसके अर्थ और परिभाषा की बात करें तो विद्वानों के द्वारा इसे भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, क्योंकि प्रशासनिक मान्यताएं लोक प्रशासन में एक नए विषय के रूप में, एक नए हम कहें टॉपिक के रूप में उभर कर सामने आया है। तो उस दृष्टिकोण से जो इस विषय का उद्भव है या इसका विस्तार हुआ है उसको विभिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। नूरजहां बाबा ने जो प्रशासनिक मान्यताओं की बात की है, उन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक मान्यताएं हैं वह प्रशासनिक विरासत के वे मानदंड हैं अथवा मूल्य हैं जो प्रशासकों को विरासत में मिलते हैं। क्योंकि जो मान्यताएं होती हैं वो किसी एक समय में या निश्चित समय में, निश्चित कार्यकाल में नहीं विकसित होती हैं, लेकिन उद्भव होता है, लेकिन वो विकसित समय के साथ साथ होती हैं। तो ये जो विरासत है यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसलिए जो उनके अनुसार जो प्रशासकों को विरासत में प्राप्त होते हैं वो मूल्यों को उन्होंने
मान्यताओं के रूप में परिभाषित किया है। इसी के साथ साथ जो मान्यताओं को परिभाषित किया गया है, उनके आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो प्रशासनिक मान्यताएं वो विशेषताएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम कहें विकसित होती रहती हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को ऑटोमेटिक रूप से वो हस्तांतरित होती चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक मशीनरी के मान्यताएं हैं वह समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते हुए उसमें परिवर्तन आता रहता है और वह विकसित होती चली जाती हैं। अब भारतीय अगर हम प्रशासनिक मान्यताओं की बात करें तो ये जो प्रशासनिक मान्यताएं हैं जिनको हम स्वतंत्रता के पश्चात में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं या जिनको हम अपने प्रशासन में महसूस कर सकते हैं, तो ये जो प्रशासनिक मान्यताएं हैं इन मान्यताओं का उद्भव और विकास जो है वह ब्रिटिश कालीन समय से ही आरंभ हो चुका था। अर्थात उस समय पर जिन मान्यताओं का जो मान्यताएं आरंभ हुई थी उन्हें अब हम अपनी जो प्रशासनिक मान्यताएं हैं उनको उनकी स्पष्ट झलक हम स्पष्ट रूप से उन्हें देख सकते हैं। अगर भारत के प्रशासनिक मान्यताओं की बात करें तो इसमें दो आधारों पर अगर कहें या दो काल की हम बात कहें तो उनके आधार पर हम इन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। हालांकि कोई समय का बहुत क्लियर कट डिवीजन नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीमा तक हम बात करें तो जो 1960 तक का दशक है या उसके आसपास तक का जो समय है वहां तक जो प्रशासनिक मान्यताएं रही हैं और उसके पश्चात जो हमारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित हुआ है उसमें जिन प्रशासनिक मान्यताओं का उदय हुआ है उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर हम पहले जो 1960 तक की जो हमारी प्रशासनिक मान्यताएं रही हैं उन मान्यताओं का विश्लेषण करें तो उसके आधार पर जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की मान्यता रही थी वह थी तटस्थता। ये तटस्थता का जो स्वरूप भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है उसमें है कि जो लोक सेवक है वे तटस्थ होकर अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करते हैं। किसी भी प्रकार का कहीं पर जुड़ाव उस लोक सेवकों के या प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं पाया जाता और वह तटस्थ रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अर्थात राजनीतिक मशीनरी में और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में एक क्लियर कट डिवीजन है। राजनीतिक मशीनरी नीति निर्माण का कार्य करती है और जो प्रशासनिक मशीनरी है वो नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करती है। तो इस तरीके से तो दोनों के मध्य विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी के साथ साथ जो लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार है वह योग्यता है कि जो भारत की ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक मान्यताएं रही थी जिसमें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चात जब ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में जो लोक प्रशासन को विकसित किया गया था तो उसमें जो विशेषता थी वह थी योग्यता के आधार पर भर्ती, कि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही लोक सेवकों की भर्ती होती है और उस भर्ती के पश्चात वे उसमें प्रशिक्षण के पश्चात उसमें कार्य करते हैं। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भी इसी प्रवृत्ति को इन्हीं मान्यताओं का अनुपालन किया गया और योग्यताओं के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को अपनाया गया है। प्रशासन में जो निष्पक्षता का भाव है कि जो भारतीय प्रशासन है वो किसी भी प्रकार से कोई पक्षपात पूर्ण नहीं है, निष्पक्षता है। अर्थात जो भी कार्य किए जाते हैं, जो ब्रिटिश कालीन हमारी परंपरा रही है कि वह किसी भी काल में अपनी कुशलता पर बल देते हैं, कुशलता के साथ कार्यों को पूरा करते हैं, उसमें कोई भी पक्षपात पूर्ण हम कहें जो एक्टिविटी है प्रशासन में नहीं है। इसी के साथ साथ जो स्वतंत्रता के कुछ वर्षों पश्चात
की। अगर हम मान्यताओं की बात करें तो उसमें हमें ये भी दिखलाई देता है कि प्रारंभ के कुछ वर्षों में जो नियामकीय कार्य या रेगुलर कार्य थे उनको स्पष्ट रूप से ब्रिटिश काल के द्वारा जो संपन्न किया जा रहा था उन्हीं को ही स्वीकार किया गया था, वही मान्यता चलती रही थी। परंतु उसके पश्चात भारत में जैसे जैसे विकास के कार्यक्रमों का निर्माण किया गया या विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तो उसके पश्चात जो कार्य थे वे नियामकीय के साथ साथ विकासात्मक कार्य भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ गए। तो इस प्रकार से जो मान्यता है, जहां वो विरासत की मान्यताओं को लेकर चली है, वहां उसमें समय के साथ परिवर्तन आया और संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस पर बल दिया जाने लगा। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश प्रशासन की मान्यता थी कि वहां पर स्वतंत्र जो बल है वह स्वतंत्रता के पश्चात जो ब्रिटिश प्रशासनिक मान्यताएं हैं उनको ही स्वीकार कर लिया गया था। उनको स्वीकार करने का अर्थ था कि जिस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटिश कालीन समय से चलती आ रही है उसी को ही स्वीकार कर लिया जाए, अर्थात जो प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश विरासत से हमें मिला है उसे ही कंटिन्यू किया जाए, उसे ही बनाकर रखा जाए और जो समाज के कार्य हैं, जो कार्य ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किए जाते रहे हैं उनको ही कंटिन्यू किया जाए। इस बात को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया था कि भारत में जो अभी समय है वह वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस ढांचे में परिवर्तन न करके न किया जाए और जो ब्रिटिश विरासत की मशीनरी हमें मिली है उसको ही बनाए रखा जाए। अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात हम जो बदलती हुई आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार परिवर्तन तो करना आवश्यक है, परंतु अभी जब परिस्थितियां चूंकि भारत को स्वतंत्रता मिली थी, हमने अपना संविधान अंगीकृत किया था, तो उसमें उन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आवश्यक था। लेकिन उसी समय पर जो महसूस करने वाली बात थी जिसको पटेल जी के द्वारा भी स्वीकार किया गया कि अभी जो आवश्यकता है कि फिलहाल इसे कंटिन्यू किया जाए, उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें सुधार कर लिए जाएंगे। तो यह एक वह दौर है जब लगभग स्वतंत्रता के 1 और 1.5 दशक पश्चात तक यही प्रशासनिक मान्यताएं हमें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में दिखलाई देती हैं। जो प्रशासनिक मान्यताएं ब्रिटिश काल में आरंभ हुई थी उन्हीं को हम कहें कि कुछ हद तक स्वीकार किया गया था, यद्यपि कुछ परिवर्तन भी हुए थे, लेकिन वो परिवर्तन हम उस सीमा तक अभी नहीं थे जहां पर कि हम कहेंगे उसमें ढांचागत परिवर्तन नहीं था, प्रक्रियागत परिवर्तन नहीं था। हाँ, तो वो जो व्यवस्था थी वो बहुत कुछ हद तक उसी की विशेषताएं या मान्यताएं हमें दिखलाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत में विकासात्मक नीतियों का निर्माण किया गया, लक्ष्यों में परिवर्तन आया, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो नीतियों का निर्माण किया जाने लगा, तो वहां पर अब इस बात पर बल दिया जाने लगा कि जो भारत की प्रशासनिक मशीनरी है, जो हमारे प्रशासन व्यवस्था की मान्यताएं हैं, उनको भी उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। अर्थात जो ब्रिटिश कालीन नौकरशाही की विशेषता थी, तटस्थता की बात करते थे कि कुछ सीमा तक तटस्थ होना सही है, प्रशासनिक मान्यताएं सही हैं, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारत में इस बात पर बल दिया गया कि चूंकि संविधान के माध्यम से जो सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, आर्थिक उन्नति का लक्ष्य है, उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि जो हमारे प्रशासक हैं उनकी भूमिका उसमें हो और उसी के साथ साथ वो उससे जुड़ाव महसूस करके उन नीतियों को लागू
कर सकें। तो इस प्रकार से जो तटस्थता है उसमें जो अगर हम उसका विश्लेषण करें तो वो तटस्थता बनी हुई है, लेकिन उस तटस्थता में अब कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि जहां हम बात करते हैं कि विकासात्मक नीतियों को लागू किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, वहीं अब जो प्रशासनिक कार्मिक अगर हम कहें तो वो कहीं ना कहीं उनका राजनीति के साथ जो एक संबंध है, क्योंकि जो उनके स्थानांतरण है, जो उनकी प्रोन्नति है, वो राजनीतिक मशीनरी के द्वारा की जाती है। तो एक तरीके का जो तटस्थता है उसमें कमी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पॉल एपिलबी ने इसी संदर्भ में कहा कि जो आज हमें जो सभी प्रशासनिक मशीनरी है, जो प्रशासनिक है, वो प्रशासक हमें राजनीतिज्ञ भी दिखलाई देते हैं, क्योंकि अब वे केवल नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य ही नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ वो नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए वो जो मशीनरी है उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वो अब प्रशासक कम राजनीतिज्ञ, प्रशासकों के साथ साथ राजनीतिज्ञों की भूमिका भी निभा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो भारतीय प्रशासनिक मान्यता थी निष्पक्षता की, उस निष्पक्षता की मान्यता में भी परिवर्तन आया, अर्थात उसमें परिवर्तन इस दृष्टिकोण से आया कि जहां पर सरकार के साथ जो लक्ष्य है सरकार के, उनको प्राप्त करने के लिए अब इन प्रयासों पर बल दिया जाने लगा कि जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम बनाए जाए, विकास की योजनाएं बनाई जाए, उनको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अब जो लोक सेवक हैं उनको उन नीतियों के प्रति संवेदनशील होना होगा, उन लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील होना होगा, क्योंकि जिन नीतियों का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है, अंतोगत्वा उसको प्राप्त करने का जो साधन है वह प्रशासनिक मशीनरी ही होती है। इसलिए जो प्रशासनिक मान्यता है निष्पक्षता की, उसकी स्थिति में भी धीरे धीरे अब परिवर्तन आ रहा है। और अगर हम भारत में अब की बात करें तो भारत में जो अब प्रशासनिक सेवाएं हैं या लोक सेवक हैं, उनको पेशे के रूप में ये सेवा उभर रही है। जैसे जैसे 20वीं सदी के अंत में जो एक दौर आया है एलपीजी का, उसने जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा है। भूमंडलीकरण के पश्चात जो परिवर्तन आया है, उसने प्रशासन के ऊपर जो प्रभाव छोड़ा है, उसका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और अगर हम इसे भारतीय संदर्भों में प्रशासनिक मान्यताओं का विश्लेषण कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि अब लोक सेवा में सेवा का भाव कहीं कम होता जा रहा है और यह एक पेशे के रूप में अधिक उभर रही है। जैसे जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ है, वहीं पर अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत योग्यता के आधार पर चुनकर आते हैं, तो पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ये दर्शाते हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी अपने कुछ समय की सेवा के पश्चात वो अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसमें भी अब इस सेवा को छोड़कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवाएं ज्वाइन कर चुके हैं। ये दर्शाता है कि जिस सेवा भाव को लेकर वो आए थे, उसमें सेवा भाव की अपेक्षा एक पेशेवर उनकी जो एटीट्यूड था, जो प्रवृत्ति थी, वो अधिक थी। तो जब उन्होंने उस सेवाओं से बेहतर सेवाओं का अवसर पाया तो वो उसे छोड़कर उन सेवाओं की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। तो ये जो एक पेशेवर रूप में लोक सेवकों का उभरना है, ये भी महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो प्रशासनिक मशीनरी का कार्य है वो वर्तमान संदर्भों में
अगर हम कहें उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि जो कार्य सीमित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किए जाते रहे हैं उनको स्थान के उनके साथ साथ जो सरकार के द्वारा विकास की योजनाएं बनाई गई हैं उनको लागू करने के लिए, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी निरंतर क्रियाशील रहती है, इसलिए उसके कार्यों में भी वृद्धि हुई है। अब वो कार्य जो एक पुलिस राज्य के कार्य हैं, जो सीमित कार्य होते थे, उनसे निकलकर अब वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करते हुए जो राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है, तो उसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्रशासनिक मशीनरी के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। तो ये जो एक मान्यता है सीमित कार्यों की और जो रेगुलर कार्य की है, उसमें परिवर्तन होकर अब इसका रूप परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे अब जो प्रशासन है, जहां पर सरकार के द्वारा जो राजनीतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, विकास के कार्यक्रम बनाए गए हैं, जहां पर वो उन्हें लागू कर रहा है, वहीं उसके साथ साथ जो भारत सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम हैं, साक्षरता वृद्धि के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, समावेशी विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो वर्तमान संदर्भों की हम बात करें या पिछले कुछ दशकों से जो हम लोक सेवकों का स्वरूप देख रहे हैं कि अब लोक सेवा का जो एक संगठन है वो इस तरीके का है कि जहां पर उसमें अब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पाया जाता है। जहां पर प्रारंभ में एक मान्यता थी और ये तथ्य भी दर्शाते थे कि अक्सर वही लोग प्रशासनिक सेवाओं में आते थे, या तो जो समाज का एक एलिट क्लास था या जिन परिवारों में इस तरीके के जो से लोक सेवक रहे हैं उनके बच्चे उसमें होते थे। परंतु बदलते हुए परिवेश के परिणाम स्वरूप, आरक्षण की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप सभी वर्गों के द्वारा लोक सेवा में सेवा भाव से जो प्रवृत्ति आई है, उसके परिणाम स्वरूप जो अब प्रशासनिक व्यवस्था भारत में है वो एक इस तरीके की है जिसमें कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। अर्थात सभी वर्गों से जब लोग आ रहे हैं इस सेवाओं में, तो उस सेवा का लोक सेवा की जो मान्यताएं हैं उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। अर्थात समाज के हर समुदाय और या समूह की जो मान्यताएं हैं, जिनको लेकर जिन मान्यताओं में वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें विकसित होती हैं, उनके परिवार से, उनके समाज से आती हैं, तो ये जो एक विविधता है, उस विविधता ने भारतीय प्रशासनिक मान्यताओं में परिवर्तन किया है और उन विविधताओं को अब प्रशासनिक मशीनरी के अंतर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहां पर ये सारी चीजें आई हैं, भौतिकवाद का बढ़ावा मिल रहा है, लोगों में अब मूल्यों के स्थान पर हम कहें कि भौतिकतावाद का विकास अधिक हो रहा है या उन लक्ष्यों के पीछे अधिक भाग रहे हैं, अर्थ महत्वपूर्ण हो रहा है और नैतिकता कहीं पीछे छूट रही है। तो जो ये प्रवृत्ति समाज में दिख रही है उसका प्रभाव हमारे प्रशासनिक मान्यताओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जिन प्रशासनिक मान्यताओं को स्वतंत्रता के पश्चात लोक सेवकों के द्वारा अपनाया गया था, कंटिन्यू किया गया था, तो उसमें नैतिक मूल्य जो थे वो महत्वपूर्ण थे। परंतु वर्तमान में यदि हम इन मान्यताओं का ओवरऑल विश्लेषण करें और पिछले कुछ समय के हम आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसमें परिवर्तन है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, कि जहां पर बहुत सारे मामले आज हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं लोक सेवकों के विरुद्ध, जहां पर वो आय से अधिक संपत्ति रखने में संलिप्त पाए गए हैं। बहुत सारे विभागों में लोक सेवक वो यौन अपराध है उनमें सम्मिलित पाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरे प्रकार के अपराध हैं वहां पर भी उनकी जो संलिप्तता है वो ये दर्शाती है
या इस मान्यता को स्पष्ट करती है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसकी मान्यताओं में परिवर्तन आया है। ये इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि जो अभी समय परिवर्तन के साथ आ रही हैं। हम भर्ती की प्रक्रिया कहते हैं कि निष्पक्ष है, फेयर है, योग्यता पर आधारित है, पर जब कहीं पर ये देखने में आता है कि समय से परीक्षा से पूर्व पेपर आउट हो जाता है या कुछ लोगों को मिल जाता है, तो उस पर जो एक प्रश्न चिन्ह लगता है वो एक प्रश्न चिन्ह है जो हमारी मान्यताओं पर एक में परिवर्तन लाता है। तो इन आधारों पर जो हम स्वतंत्रता के पश्चात से और वर्तमान तक देख रहे हैं, जो प्रशासनिक मान्यताएं बनी है भारत में, उनके आधार पर वो ये जो दो हमने कालों में इसको विभाजित किया, विभाजन की स्पष्ट रेखा नहीं है, परंतु अगर फिर भी हम देखें तो जो मान्यताओं का भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जन्म हुआ है, विकास हुई है या जो चलती आ रही थी वो लागू हुई है। कुछ विशेषताएं हैं जो ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत के दौरान भारत में लागू की गई थी, वो अभी तक भी बनी हुई हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन हुआ है, उसका प्रभाव भी हमारी प्रशासनिक मान्यताओं के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो वर्तमान में पर अगर हम प्रशासनिक मान्यताओं की बात करें तो जो वर्तमान की प्रशासनिक मान्यताएं हैं, ये दोनों का सम्मिश्रण है कि जहां स्वतंत्रता के पश्चात में जो मान्यताएं थी और जो अब पिछली सदी के उत्तरार्ध से और वर्तमान में जो हमारी पूर्वार्ध का जो हमारी सदी का समय चल रहा है, उन दोनों में जो मान्यताएं उभर कर सामने आई हैं, उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे जैसे हमारी सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन आया है, उसी प्रकार से हमारी प्रशासनिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि प्रशासन समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परिवेश होता है उस परिवेश में काम करता है। प्रशासन वैक्यूम में काम नहीं करता। जैसा कि FW रिक्स कहते हैं कि उस परिवेश, प्रशासन का भी एक परिवेश होता है, तो जिस परिवेश में वो कार्य करता है उससे भी वो प्रभावित होता है। तो भारत में जिस प्रकार से परिवेश में परिवर्तन आया है, उसी प्रकार से हमारी प्रशासनिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया है। तो ये जो नवीन मान्यताएं अब उभर कर सामने आ रही हैं, उनको स्पष्ट रूप से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें देखा जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भूमिका का निर्वाह किया जाता है, उन मान्यताओं की जो झलक हम कहें, उनके कार्यों में भी स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।